फिफ्थ नंबर पे हमारा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी आता है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। और जिसका अभी फ़िलहाल पूरे इंडिया पे गवर्नमेंट है ना, यानी कि सेंटर में गवर्नमेंट इसका है। तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी 5वें नंबर पे है। ठीक है, आपके बुक में ये नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन नोट्स के अकॉर्डिंग जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये 5वें नंबर पे है भारतीय जनता पार्टी। शॉर्ट में इसको हम लोग बीजेपी के नाम से जानते हैं। और इसका जो सिंबल है वो कमल छाप है, आप तो जानते होंगे इनके बारे में। इनका पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, इट वाज फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग द ओल्ड भारतीय जन संघ। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी कब बना, 1980 में बना। लेकिन पहले इसका नाम क्या था? पहले भारतीय जनता पार्टी का नाम था भारतीय जन संघ। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पूछा जाता है एमसीक्यू में। पहले इसका नाम भारतीय जन संघ था, लेकिन इसको बदल के क्या कर दिया गया 1980 में, भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। भारतीय जन संघ वाज फॉर्म्ड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951। और देखो, ये जो बेसिकली इनका मेन पार्टी था, मेन पार्टी क्या था? भारतीय जन संघ। ये बनाया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, वो भी कब? 1951 में। इट सपोर्ट्स इंक्रीज्ड इन द 1990s। लेकिन मतलब इसको आप ऐसे समझो कि भारतीय जनसंघ पहले इसका नाम था भारतीय जनता पार्टी का, वो किसके द्वारा बनाया गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा बनाया गया था, वो भी 1951 में। लेकिन 1980 में, 1980 में भारतीय जनसंघ का नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया था। ठीक है, और आज भी हम लोग इसको भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। आगे, इट्स सपोर्ट इंक्रीज इन दी 1990s। 1990s का जो समय था, 1991, 92, 93, ये सब का जो समय था, उस समय पे भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था। मतलब ये पार्टी धीरे धीरे अपना पैर पसार रही थी और इसके फॉलोवर्स धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अर्लियर इट वॉज लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट एंड टू अर्बन एरियाज। पहले भारतीय जनता पार्टी ज़्यादातर जो काम दिखती थी भारतीय जनता पार्टी, वो नॉर्थ और वेस्ट में केवल दिखती थी, नॉर्थ और केवल वेस्ट में, और ख़ास करके कुछ शहर वाले एरिया में दिखती थी। मतलब इनका एग्जिस्टेंस पहले हर जगह पर नहीं हुआ करता था। लेकिन आज देखो तो जहां मन तहां भारतीय जनता पार्टी नजर आ जाती है। ठीक है, आगे, बट नाउ द पार्टी एक्सपेंडेड इट्स सपोर्ट इन द साउथ ईस्ट, द नॉर्थ ईस्ट एंड टू रूरल एरियाज। कहने का मतलब आज के समय में चाहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोई भी हो, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी का आज एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। ठीक है, आगे, it came to power in 1998 as the leader of the National Democratic Alliance यानी कि NDA, including several regional parties। ये पावर में 1998 में आया था, ये पार्टी पावर में। और ये पावर में आया तो अकेला पावर में नहीं आया था, इस बात को आप याद रखिएगा। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टी को मिला के ये पावर में आया था। याद कीजिए, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि NDA। इसका मतलब क्या बताया था हमने? हाँ, नहीं, इसको ऐसे याद रखो। एनडीए का मतलब हमने आपको बताया था कि जब छोटा मोटा कोई पार्टी बीजेपी के साथ मिल जाता है तो हम लोग कहते हैं कि वो एनडीए में शामिल हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया है कि 1998 में यानी कि 1998 में जब ये भारतीय जनता पार्टी पावर में आई तो ये अकेली नहीं आई थी, अपने साथ कुछ पार्टी को मिला के आई थी। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बात समझ आ रही है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। इट इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी with 303 members in the 2019 लोकसभा इलेक्शन। ये इंडिया का सबसे बड़ा पार्टी हमारा बन गया कब? 2019 के लोकसभा इलेक्शन में। 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीट्स जीते थे, सोचो। यानी कि 303 इनके मेंबर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी जिसको हम लोग कहते हैं। बात समझ आ रही है? चलिए अगला हम लोग इसमें देख लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है, ये किन विचारधारा पे काम करती है। पहला इनका ये है कि इट वांटेड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज। पहला तो इनका विचारधारा ये है कि इंडिया को मॉडर्न बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ। बहुत और सही बात है, ये अपना काम कर भी रही है। इसीलिए आप देखते होंगे कि लगातार कुछ दिनों के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी
दूसरे दूसरे कंट्री जाते रहते हैं और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से मिलते रहते हैं, यानी कि इंडिया का जो रिलेशन है वो दूसरे कंट्री के साथ मजबूत करते रहते हैं। कहने का मतलब ये पार्टी अपने विचारधारा पे बहुत अच्छी तरीके से अभी फिलहाल काम कर रही है मौजूदा समय में। तो ये चाहती है कि इंडिया हमारा स्ट्रांग बने, मॉडर्न बने, लेकिन हमारे इंडिया का जो पुराना कल्चर है, पुराना जो हमारा वैल्यू है, वो भी ये बरकरार रखना चाहती है। मतलब कि ऐसा नहीं कि तरक्की होने के मामले में केवल अपने भारत को पीछे छोड़ देंगे, ये नहीं होना चाहिए। इनका मानना ये है कि भारत को डेवलप करो, लेकिन हमारा जो पुराना कल्चर रहा है उसको खोना नहीं है, उसको भी जिंदा रखना है उसको भी। ठीक है, कई बार होता है ना कि अच्छे के तलाश में हम लोग बढ़िया खो देते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहती है। ये चाहती है कि हमारा जो पुराना कल्चर है वो भी बरकरार रहे और हम लोग आगे भी बढ़ते रहें। इनका ये विचारधारा है। दूसरा ये है, हिंदुत्व इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इट्स आइडियोलॉजी। इनके विचारधारा का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हिंदुत्व। हिंदुत्व मतलब इनका मानना यह है कि हिंदुत्व को आगे बढ़ाओ। हिंदुत्व मतलब हिंदू धर्म को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। लेकिन हम यहाँ पे आपको एक बात बता देना चाहते हैं, हिंदुत्व का मतलब केवल ये नहीं है कि हिंदू धर्म को केवल आगे बढ़ाओ। हिंदुत्व का मतलब यहाँ पे ये भी है कि हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ में लेके चलना है आपको। बात समझ में आ रही है? लेकिन इनका जो एक मेन मुद्दा रहता है हमेशा वो रहता है हिंदुत्व वाला। ठीक है, हिंदुत्व मतलब ज़्यादा थोड़ा सा प्रमोट किसको किया जाए, हिंदू रिलीजन को प्रमोट ज़्यादा किया जाए, इनका ये आइडियोलॉजी रहता है। आगे, इट वांटेड फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विथ इंडिया। यानी कि ये भी चाहती है कि जम्मू और कश्मीर जो आपका है बेसिकली वो इंडिया का पूरी तरीके से हिस्सा बन जाए, और वो आज बन चुका है। बात समझ आ रही है आपको? मतलब कि इनका आइडियोलॉजी में ही ये था कि जम्मू कश्मीर किसका हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा है। तो और पूरी तरीके से आज हमारा जम्मू कश्मीर हिस्सा बन चुका है इंडिया का। तो कहने का मतलब ये अपने विचारधारा पे बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। ठीक है, आगे, इट ऑल्सो वॉन्टेड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री irrespective of religion and ban on religious conversions। इनका मानना ये भी है कि जितने भी धर्म के लोग रहते हैं इंडिया में उन सब के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। इसका मतलब समझ आता है आपको क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है चाहे कोई भी धर्म हो इंडिया में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, उन सब के अंदर जो रीति रिवाज है उन सबको एक कर दो। रीति रिवाज कहने का मतलब है लैंग्वेज एक कर दो, कपड़ा पहनने का तरीका एक कर दो, भोजन एक कर दो, सब चीज उनका कल्चर जो सब एक कर दो। उन्हीं को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। इनका बोलना यह है कि रिलीजन भारत में अलग अलग है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इनका कहना यह है कि सबका जो रीति रिवाज है, कल्चर है, उन सबको क्या कर दो, कॉमन कर दो। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये पूरी तरीके से रिलीजियस कन्वर्जन पे बिल्कुल ये इसके खिलाफ है। मतलब अच्छा, कभी कभी होता है ना कि एक इंसान है जो कि मुस्लिम धर्म को छोड़ के हिंदू में आ गया, या फिर हिंदू को छोड़कर मुस्लिम में चला गया, ये इसको हम लोग कहते हैं रिलीजियस कन्वर्जन। ये ऐसा करने नहीं देना चाहती है, ये इनका विचारधारा है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं इसमें। मतलब ये चाहती है कि कोई भी आदमी अपना धर्म ना बदले, जिस धर्म में है उसी धर्म में वो खुश रहे। ठीक है, लेकिन हाँ, हमारे पास अधिकार तो है ना, हमारा संविधान अधिकार देता है कि हम चाहें तो अपना रिलीजन चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका बेसिकली आइडियोलॉजी था। अगला हमारा है बहुजन समाज पार्टी, जिसको हम लोग शॉर्ट में BSP कहते हैं। ठीक है, और मौजूदा समय में अभी फिलहाल इनकी जो लीडर हैं वो है मायावती जी, जो कि एक महिला है, और इनका ज़्यादा एग्जिस्टेंस जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, बहुजन समाज पार्टी का। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग BSP कहते हैं। देखा जाए इनमें क्या लिखा गया है। पहला पॉइंट, इट वॉज फाउंडेड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। काशीराम एक बहुत अच्छे लीडर थे हमारे, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे, काशीराम। तो काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाया था। वो भी कब बनाया था? 1984 में बनाया था। ठीक है, इट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज एंड टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहब अम्बेडकर, जिसको हम लोग शॉर्ट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पार्टी बनाया गया था काशीराम जी के द्वारा 1984 में, इन्होंने बहुत सारे लोगों से प्रेरणा लेके, बहुत सारे लोगों से मतलब उनसे कुछ चीज़ें सीख के इस पार्टी को उन्होंने बनाया था। जैसे साहू महाराज जी हो गए, महात्मा फुले हो गए, पेरियार रामास्वामी नायकर हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, उन सभी के आइडिया से बहुत ज़्यादा काशीराम
जी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, उनसे इनको बहुत कुछ सीखने को मिलता था, तो उन्हीं से प्रेरणा लेके इन्होंने एक पार्टी बनाया था जिसका नाम था बहुजन समाज पार्टी। इट्स मेन बेस इज इन उत्तर प्रदेश। वही बात है जो हमने कहा आपको अभी कुछ देर पहले कि इनका जो मेन बेस है वो उत्तर प्रदेश में है। लेकिन क्या केवल उत्तर प्रदेश में ही चुनाव लड़ती है? नहीं, इट हैज ऑल्सो एक्सपेंडेड इन स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। तो या इन जगहों पर भी ये चुनाव लड़ती है, मतलब इनका यहाँ पे भी एग्जिस्टेंस अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। इट फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम्स बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज एट डिफरेंट टाइम्स। तो ये पार्टी उत्तर प्रदेश में भी गवर्नमेंट बनाई है, कई बार बनाई है, लेकिन कभी भी अकेला नहीं बनाई है, दूसरे दूसरे पार्टी को अपने साथ में मिला के गवर्नमेंट बनाई है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2019 it secured about 3.63% votes and secured 10 seats in the लोकसभा। 2019 लोकसभा का बात करें तो इन्होंने पूरा 3.63% इन्होंने वोट अचीव किया था, और सीट्स का बात करें तो 10 सीट इन्होंने अचीव किया था लोकसभा के इलेक्शन में। अब इनका आइडियोलॉजी क्या है, जरा इनके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा हम लोग। आइडियोलॉजी ऑफ बहुजन समाज पार्टी, इट वांटेड टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड्स द दलित्स, आदिवासीज, ओबीसीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। बेसिकली ये पार्टी ये चाहती है कि जो हमारे सोसाइटी के दलित वाले लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, ओबीसी लोग हैं, बेसिकली वो लोग जो कि अपर कास्ट में नहीं आते हैं, बेसिकली या तो एससी हैं या तो एसटी हैं या तो ओबीसी हैं, उनको भी पावर में आने का मौका मिल सके, यही इनका विचारधारा है। ठीक है, इनका मानना यह है कि हमेशा पावर बड़े लोगों के हाथ में ना रहे, छोटे हाथ के लोगों में भी, मतलब छोटे लोगों के हाथ में भी पावर आ सके, ऐसा मानती है। और रिलीजियस माइनॉरिटीज को भी ये सपोर्ट करती है, मतलब ऐसा रिलीजन जिनका संख्या बहुत ही कम है उनको भी ये सपोर्ट खुले तौर पे करती है। इट ऑल्सो वांटेड टू सिक्योर द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित्स एंड ऑपरेस्ड पीपल। ऑपरेस्ड पीपल का मतलब जिनको समाज उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देता, उसको नकार देता, उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेस्ड पीपल। तो ये बेसिकली ज़्यादातर जो है ना दलित और वैसे लोग जिनको समाज में उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलता है, वैसे लोगों के लिए पार्टी काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इनके जो लीडर हैं बहुजन समाज पार्टी की, अभी फिलहाल जो मायावती जी हैं, एक महिला है, वो खुद भी एक दलित परिवार से बिलोंग करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमने आपको शुरुआत क्लास में ही कहा था कि हर पार्टी ना अलग प्रकार के लोगों के लिए काम करती है और उनका विचारधारा अलग होती है ना। आगे अगला आपका लास्ट 7 नंबर में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसको शॉर्ट में हम लोग AITC कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पार्टी का जो लीडर है ना वो भी एक महिला ही, आपने नाम सुना होगा, ममता बनर्जी जी, है ना। और इनका मेन बेस कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, हालांकि देखते हैं अभी इसमें कुछ और नई बातें लिखी गई हैं। इट वॉज लॉन्च्ड इन 1 जनवरी 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जी एक महिला है जो अभी फिलहाल वेस्ट बंगाल की CM भी है, चीफ मिनिस्टर है। देखो ये पार्टी लॉन्च कब किया गया था? 1 जनवरी 1998 को। किसके लीडरशिप में? ममता बनर्जी जी के लीडरशिप में। इट वॉज रिकग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी इन 2016। जरा सोचो, ये पार्टी बना 1 जनवरी 1998 को, लेकिन इसको नेशनल पार्टी का दर्जा कब मिला? 2016 को। ये कुछ बात आपको समझ में आया? बिल्कुल आसान बात है। इसका मतलब ये हो गया कि भले ये पार्टी 1 जनवरी 1998 को बना, लेकिन 2016 में ये पार्टी नेशनल पार्टी बना। इसका मतलब है कि इस समय पे इन्होंने क्या कर लिया होगा? नेशनल पार्टी बनने का जो क्राइटेरिया था इनको फुलफिल कर लिया होगा, तब ये पार्टी हमारा नेशनल पार्टी कहला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पार्टी सिंबल इज फ्लावर्स एंड ग्रास। इस पार्टी का जो सिंबल है वो बेसिकली आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इस पार्टी के सिंबल में बेसिकली घास और फूल है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। आगे इट हैज बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 2011। सोचो 2011 से वेस्ट बंगाल में यह पार्टी पावर में है और अभी भी फिलहाल है। अभी फिलहाल हमारा 2024 चल रहा है और अभी भी है। और इनका जो अभी फिलहाल CM है वेस्ट बंगाल में वो ममता बनर्जी जी खुद हैं, जो इस पार्टी के लीडर भी हैं। ठीक है, आगे ऑल्सो इट इज प्रेजेंट इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। हालांकि इसका मेन बेस तो वेस्ट बंगाल में है, लेकिन इनका जो वर्चस्व है वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी देखने को मिल जाता है। इन 2019 लोकसभा इलेक्शन इट वोन 4.07% वोट्स एंड 22 सीट्स, मेकिंग इट द 4th लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा। 2019 लोकसभा का बात करें तो टोटल इनको जो वोट मिला था ऑल ओवर इंडिया में
मतलब जहाँ जहाँ इन्होंने चुनाव लड़ा वहाँ पे 4.07% को वोट मिला था। और सीट का बात करें तो 22 सीट इन्होंने अचीव किया था। और इसी के साथ 2019 में ये हमारे इंडिया का चौथा लार्जेस्ट पार्टी बन चुका था, चौथा लार्जेस्ट। ठीक है, आगे इनका आइडियोलॉजी क्या है? इनका आइडियोलॉजी बड़ा सिंपल है, एक ही आइडियोलॉजी इनका है, इट बिलीव्स इन सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। इनका मानना यह है, सेक्युलरिज्म मतलब हर धर्म को बराबर प्रमोट किया जाए, इनका मानना ये है। और इनका मानना ये है कि पावर बेसिकली शेयर होना चाहिए, मतलब पावर हमेशा एक हाथ में नहीं रहना चाहिए, हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इनके बारे में विश्वास करती है। इनका आइडियोलॉजी हो गया। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा नेशनल पार्टी जो था 7, वो हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपना स्टेट पार्टी वाला टॉपिक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? चलिए। और हाँ, इस बात को आप याद रखेंगे कि हर पार्टी का ना 2-3 चीज़ आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा। पहला तो ये कि उस पार्टी का गठन कब हुआ, गठन मतलब वो पार्टी बना कब, पहला याद, हाँ पहला वो याद रख लीजिए। सिंबल उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, यदि किसी में है सिंबल, जैसे नोट्स में यदि सिंबल हमने कहीं कहीं पे लिखा है तो सिंबल आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन सिंबल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 चीज़ इसका इंपॉर्टेंट है, वो बता देते हैं। पहला तो ये कि पार्टी बना कब, पहला ये। दूसरा किसके द्वारा बनाया गया था, दूसरा ये हो गया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका आइडियोलॉजी क्या है। आइडियोलॉजी तो बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक। टॉपिक का नाम होगा स्टेट पार्टीज। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।